नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला लोकसभा चुनाव में हो जाएगा। हालांकि चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों की तैयारी तेज है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां की 11 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए दोनों ही पार्टी जोर लगाएगी। अभी की बात करें तो यहां भाजपा के पास 9 लोकसभा सीटें हैं तो कांग्रेस महज 2 सीट पर काबिज है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की सरकार बनी है और अब भाजपा प्रदेश 11 लोकसभा सीट जीतने के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश की भाजपा जहां मोदी की गारंटी और राम मंदिर निर्माण को लेकर जनता के बीच है और दावा यह भी है कि 11 की 11 सीटें जीतकर पीएम मोदी की झोली में डालेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा किए विकास कार्य के दम पर जनता के बीच पहुंचेगी। फिलहाल भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 11 जनवरी को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक लेकर लोकसभा चुनाव के साथ राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर चर्चा कर निर्देश देंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने की संभावना है। अब भाजपा विधानसभा चुनाव की बंपर जीत से उत्साहित है और दावा 11 सीटें जीतने का। तो वहीं कांग्रेस भी अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा। 24 का टारगेट, कौन कितना सेट में। विभिन्न कार्य योजना जो कार्यक्रम है उसके संबंध में मोर्चे के द्वारा निर्धारित कार्य है जिसको मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक किया जाना आवश्यक है। उस कार्य योजना पर विस्तृत से चर्चा हुई है और साथ ही साथ पहली बैठक थी चुनाव परिणाम के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वर्ग से हमारे प्रत्याशी बुलंद सिंह जी जीत के आए हैं, तो सभी का बधाई और अभिनंदन का कार्यक्रम भी था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था इस कार्यक्रम में, उनका भी सम्मान उस वर्ग से हैं, अनुसूचित जनजाति और वर्ग से। तो एक पूरे कार्य योजना का विस्तृत चर्चा करके आगामी दिनों में हमारी जो बूथ इकाई तक कार्यक्रम आपके हैं निश्चित हुए हैं, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे आज की कार्य समिति में भी टास्क दिया गया है, कार्य योजना बनाई गई है। एकजुटता से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। यह ठीक है कि परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए और पूरी तरीके से पूरी एकजुटता के साथ लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और लोकसभा चुनाव के परिणाम विधानसभा चुनाव के इतर आने वाले हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अब की बार जनता मोदी सरकार से छुटकारा चाहती है। विशेष तौर पर जो उन्होंने वादा किया था महंगाई, बेरोजगारी, वादा खिलाफी, सुशासन का, उसमें पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। ये सारे मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। अब पूरी एकजुटता से हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने आदिवासियों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। आज प्रदेश में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये भाजपा कभी आदिवासियों की हितैषी नहीं रही है। वही कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके कानूनी अधिकारों के लिए काम किया है और हमेशा करते भी रही है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का जो मत है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। तो 24 का टारगेट, कौन कितना सेट, दोनों ही पार्टी अब लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। विधानसभा के रिजल्ट आ गए, मुख्यमंत्री भी बन गए और काम भी शुरू हो गया नई सरकार का बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब पूरा फोकस दोनों पार्टियों का लोकसभा चुनाव को लेकर है, जो कि कुछ ही महीने बाद होने वाला है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं कि 24 का टारगेट, कौन कितना सेट में। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है तौकीर रजा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले तौकीर रजा जी, क्या इस बार रणनीति है? 11 सीटें जीतने का आप लोग दावा कर रहे हैं। किस उम्मीद के साथ, किस रणनीति के साथ आप लोग इस मैदान में उतर रहे हैं? और क्योंकि 11 की 11 सीटें जीतना, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले बार भी 11 में से सिर्फ 10 सीटें आप जीत पाए थे। हालांकि उस वक्त ये जरूर था कि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार वो क्या दावे हैं और क्या रणनीति है जिससे आप लोग दावा कर रहे हैं कि 11 की 11 सीटें आप लोग जीतेंगे? देखिए, हमारी तैयारी तो जब विधानसभा चुनाव हो रहे तभी से हम तैयारी कर लिए थे कि हमको लोकसभा चुनाव भी 11 की 11 सीट जीतना है। हम इस तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमने जो
प्रदेश के साथ साथ जिला और जिले के साथ साथ विधानसभावार और कार्य योजना बनाकर कार्य करना हमारी शुरू कर चुके थे और अभी वो चल ही रहा है। तो हमने जो, और खासतौर पर हमने मोदी जी गारंटी पर हमने जो चुनाव लड़ा उसको भी हम लगभग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले उसे पूरा करने के ज्यादा प्रयास है। और उसमें लगभग बहुत सी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, कुछ तो हो ही गई हैं। तो जो आगे जो विकास की मॉडल जो हम पेश करना चाहते हैं उस पर भी हम आगे कार्य करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, मोदी जी ने जो विकसित भारत का जो स्वप्न देखा था, विश्व में एक मुकाम बनाने की बात करती थी, उन्होंने किया है। आप देखेंगे कि इन 9 वर्षों में माननीय मोदी जी ने देश को विश्व की एक ऐसे पटल पहुंचा दिया कि इकोनॉमिक की अगर बात करें तो विश्व के 5वें देशों में इसका नाम आ गया। नहीं तो आपने देखा होगा, आपने आजाद भारत के बहुत पहले जब अंग्रेज आए थे या उसके पहले आप मुगल आए थे, उसके पहली बार अगर देखें तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन लोग आते गए, आक्रांता आगे गए, लूटते गए, अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी लूटा। और आजादी के बाद जब आपने देखा होगा कि इन 60 से 55 वर्षों में एक गरीब देशों के में शुमार रहा भारत जो है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे इन 9 वर्ष में माननीय मोदी जी ने आज उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। आपने उनकी योजनाएं देखी, जो उन्होंने योजना को प्री प्लान के साथ जो कार्य किया है, आज वो पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व गर्व महसूस करता है। और भारत का नाम जो है उन्होंने जो रोशन किया है वो अपने आप में, और सबसे बड़ी बात, विकसित के साथ साथ शक्तिशाली भारत के रूप में ये उभरता हुआ एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो ये आप इसका जो जनता ये सब चीजों को देख रही है। ये लोग दूसरे हमारे जो विपक्ष है जो ये लाख इल्जाम लगाते जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता आज जागरूक है, जनता इस सब चीजों को देख रही है और जनता जान रही है। आज गरीबों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो गरीबों से लेकर, महिलाओं से लेकर, युवाओं से लेकर सबके लिए माननीय मोदी जी ने योजनाएं बनाई है। और सबको साथ लेकर चलने का जो स्वप्न देखा था, उन्होंने उसको अक्षरशः पूरा करते हुए आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आप मोदी की गारंटी और मोदी के भरोसे है और आपको यही उम्मीद है कि 11 की 11 सीटें आप जीतेंगे। अनिल सिंह चौहान जी, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी तो पूरी तरह से मोदी की गारंटी और मोदी के भरोसे के तहत है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस किसके भरोसे है कि वो ये दावा कर रही है कि इस बार पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होगा? क्योंकि अगर हम 19 की बात करें तो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और ऐसा प्रचंड बहुमत मिला था, इसके पहले हमने कभी देखा नहीं था। बावजूद इसके जब लोकसभा चुनाव हुए तो 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार विधानसभा में भी बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली, अच्छी खासा बहुमत मिला है, पहले के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा ही बहुमत मिला है और दावा है 11 की 11 सीटें जीतने का। इस बार आपके क्या दावे हैं और क्या रणनीति है आपकी? भगीरथ जी, पहली बात मैं बता दूं कि 2019 में हम लोगों ने 2 लोकसभा जीती थी और 9 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और देखिए, अभी जो स्थिति है, तो मैं सबसे पहले जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, उसके बाद मैं अटल जी के उस बयान को कोट करूंगा कि जब 98 में वो सरकार में आए एनडीए में और देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सदन में और सदन के बाहर दोनों जगह कहा कि हम जो सरकार में है उसकी नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करें, लेकिन जब हम सत्ता में हों तो ये कह दें कि इसके पहले विकास ही नहीं हुआ या इसके पहले की सरकारों ने काम ही नहीं किया। ये सिर्फ उस दल का नहीं, लोकतंत्र का, पूरे देश की जनता का, आवाम का, युवाओं का, वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, सबका अपमान होगा। पर मोदी जी को और मोदी जी के प्रवक्ताओं को इसकी फिक्र नहीं है। वो भले अटल जी की फोटो लगाकर उस पर माल्यार्पण करते रहे, लेकिन उनके विचारों को नहीं समझेंगे। समस्या इस बात की है कि कांग्रेस इस बात को लेकर जाना चाहती है कि लोकतंत्र और संविधान कहां है। आपने अभी बिल्किस बानो का मामला देखा, सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि गुजरात सरकार ने छल किया है। तो आप देखिए कि किस तरह से सरकारों ने, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, चाहे न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, चाहे जो मीडिया समूह सरकार से सवाल पूछते हैं, या तो गौरी लंकेश और कलबुर्गी की तरह उनकी हत्या, या ईडी आईटी के छापे, या जो लेखक पत्रकार या कहना चाहिए जो उद्योगपति भाजपा को बड़ा चंदा नहीं देते, उनके यहाँ छापेमारी, अपोजिशन पर लगातार छापेमारी। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का, संवैधानिक मूल्यों का जो ह्रास हुआ, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। उसके अलावा बेरोजगारी 45 साल के चरम पर, महंगाई चरम पर, यहाँ विकास की बड़ी बड़ी गाथा बता रहे थे। और मोदी जी का व्यक्तिगत, जैसा लोग मोदी जी के नमो नमो भजन करते हैं, उसी तरह अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, लेकिन भुखमरी में हम 117वें पायदान पे आ गए। आप देखिए कि कर्ज के मामले में 5 गुना कर्ज अकेले मोदी सरकार ने ले लिया, तो देश का हर नागरिक कर्जदार हो गया।
आज देश की इकोनॉमी कहां जा रही है, महंगाई कितनी चरम पर लेकिन है। अनिल जी, यही मोदी अनिल जी, सरकार, अनिल जी, मोदी ये जी सारे 2014 में कहते थे ये कि सारे 100 मुद्दे दिनों में आपने महंगाई कम विधानसभा कर के देंगे। चुनाव में भी उठाए थे अनिल जी, ये सारे मुद्दे आपने विधानसभा चुनाव में भी उठाए थे, लेकिन जो असर आप लोग चाह रहे थे वो देखने को नहीं मिला। बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत मिला और बीजेपी की सरकार बनी है। तो ये सारे मुद्दे, मैं इसलिए वही कह रहा हूं कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या यही रणनीति है जो विधानसभा में आप लोग ने अपनाई थी, या रणनीति यहां पर कुछ बदली हुई दिखाई देगी, यहां पर कुछ फोकस बदलेगा, यहां पर आरोप प्रत्यारोप बदलेंगे? देखिए, ये कहना कि हमने सारे लोकसभा के मुद्दों को या केंद्र सरकार के मुद्दों को इस विधानसभा चुनाव में उठाया, मैं समझता हूं न्याय संगत नहीं होगा। कुछ मुद्दे जरूर आए थे, लेकिन अब जो मुद्दे हैं वो विधानसभा के थे, राज्य स्तर के थे। अब जो मुद्दे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आएंगे कि कैसी हमारी विदेश नीति है, किस तरह से देश की स्थिति है, कैसे मालदीव जैसा देश हमको आंख दिखाने लगा है, और किस तरह से हमारी विदेश नीति पूरी तरह फेल है, कनाडा में क्या हो रहा है, मुझे लगता है मालदीव की बात कर रहे हैं, मालदीव का हैशर क्या वो हम सब ने देखा है। मालदीव में वहां पर 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। अनिल जी, मुझे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है आप पार्टी पर आरोप लगाए, लेकिन जब देश की बात आएगी मुझे इंटरफेयर जरूर करना पड़ेगा। वो जहां मालदीव को आग दिखाने की बात कर रहे हैं, उसी सरकार ने, वहीं की सरकार ने माफी मांगी है, वहां पर 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी किया है। इसलिए मुझे लगता है जब देश की बात आए तो हमें एकजुट होना चाहिए, पार्टी पर आरोप लगाना चाहिए, देश के अखंडता पर हमें साथ देना चाहिए। नहीं, सवाल उठाने की बात नहीं है, ये तो फैक्ट है। वहां की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है, ये तो आपको भी पता होगा। क्यों नहीं पूछते तो विदेश में जाके कहते हैं? सारे सवाल पूछूंगा, लेकिन जो सत्य है उस पर आप बात करेंगे। अगर आप कहेंगे कि मालदीव हमें आंखें दिखा रहा है, मालदीव की क्या हालत है वो हमने देखी है, तो मुझे लगता है उस पर हम जिक्र न करें, हम मुद्दे पे आ जाए। देश की बात होगी तो हमें एक साथ रहना चाहिए जरूर। ठीक है, आप पार्टी पर फोकस रखिए, आप पार्टी पर फोकस रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। भागीरथ जी, पार्टी के लिए आवश्यक मैं आऊंगा तो आखिर जी आपके पास रूप से रखूंगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है। बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू कीजिए अनिल जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो मैं भागीरथ जी यही कह रहा था कि जब देश की बात हो तो देश की सारी नीतियों पर सरकार जहां फेल है वहां विपक्ष का काम है कि उस पर हम प्रहार करेंगे और जनता को बताएंगे कि सरकार कहां फेल है। उसके लिए हमको राष्ट्रद्रोही कहा जाए तो हमें गुरेज नहीं है, लेकिन सरकार अगर कहीं फेल हो रही है और सरकार ये कहती है कि 14 से पहले सनातन खतरे में नहीं था, भैया 14 के बाद आ गया, देश में कुछ नहीं हुआ था, 14 के बाद ही सारी चीजें हो गई, तो मैं समझता हूं ये तब देश की जनता का अपमान है, देश का अपमान है। जो लोग देश की आजादी के लिए माफीनामा लिखते थे आज वो छद्म राष्ट्रवादिता का नाम ले रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो पुलवामा और राम मंदिर जैसा इशू आ जाता है, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी बातें गौण हो जाती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश कहां जा रहा है, सारी बातें गौण हो जाती हैं। बड़े बड़े इंडिया साइनिंग जैसे नारे दिए जाते हैं और बड़े बड़े अच्छे दिनों की बात की जाती है, लेकिन उस गरीब से पूछिए, उन 10,000 किसानों को पूछिए जिनको आत्महत्या करनी पड़ी इस देश में। भुखमरी के मामले में पूछिए, आज भी कुपोषण में देश कहां खड़ा है। उन 750 किसानों की शहादत की बात करिए जो दिल्ली में शहीद हो गए कृषि कानून को वापस करने में, और अब कैसे न्याय संहिता के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं। ठीक है जी, ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरेंगे, आप केंद्र सरकार को घेरेंगे और इन मुद्दों के साथ आप लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। ठीक है, तौकीर रजा जी, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं फिर से कहूंगा क्योंकि देखिए 11 की 11 सीटें जीतना एक बड़ा टारगेट होता है, इसमें कोई शक नहीं। पिछली बार भी 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और यहां पर बदलाव कहीं ना कहीं चाहता, क्योंकि कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का एनालिसिस का ये कहना है कि आप लोग अगर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर आप लोग अपने बहुत अच्छे बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ हैं, इससे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस की जो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग हो सकता कर भी सकते हैं, लेकिन आप लोग ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मेंस में, तो हो सकता है वहां से ऊपर जाने की जो संभावना थोड़ी कम है, हो सकता है थोड़े नीचे आ सकते हैं। तो इसको लेकर जो रणनीति है, क्योंकि यहाँ पर तो चीज़ें आपने देखा है विपक्षी पार्टी क्लियर है कि इन मुद्दों के साथ आपको घेरने वाली, और ये वो मुद्दे हैं जो जनता के जुड़े मुद्दे हैं और जनता में इसका असर जरूर होता है और जनता बदलाव चाहती है। मुझे लगता है शायद यही बदलाव जनता छत्तीसगढ़ में चाहती थी, इसलिए विधानसभा चुनाव में बदलाव किया जनता ने और कांग्रेस के बदले बीजेपी की सरकार लेकर आई। तो हो सकता है लोकसभा में शायद जनता यहां पर बदलाव चाहे। देखिए, इनकी स्थिति आज ये है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आप अंदाज लगाइए कि 400 से 40 में आने वाले ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, ये बात कर रहे हैं गरीबी की, ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। अरे साहब, भ्रष्टाचार आपने देखा, भ्रष्टाचार तो इन्होंने आपने इन 5 वर्षों में देखा और सास के पहले कई भ्रष्टाचार पूरे केंद्र सरकार में होते रहे, इस पूर्ववर्ती सरकार में 2014 के पहले। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा, ये मालदीव की बात करने वाले थे, मालदीव की बात कर रहे हैं, तो मालदीव में क्या स्थिति है आज? मालदीव बैकफुट में,
और उसके बाद ये बात करते हैं कि देश का अपमान, देश के अपमान करने वालों को के खिलाफ जब कार्रवाई करने की बात हमारा विदेश मंत्रालय कर रहा है, तो आज वो मालदीव बैग स्फुट में आ गया है, उनके राजदूत को बुला के बोल दिया गया है। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। और रही बात आपने देखिए, लोकतंत्र के हत्यारे तो आप रहे हैं, मैं बार बार इस बात को बोलता रहता हूं और आप फिर से उसी बात को रिपीट करना नहीं चाहता। आपने देखा है लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से हुई। तो आप बात करते हैं गरीबी की और बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे माननीय मोदी जी ने इतना अच्छा कार्य करा है देश में स्वास्थ्य के लिए। लोगों घर भी नहीं रखते थे, घर बिक जाते थे लोग, स्वास्थ्य के लाले पड़े थे। आपने देखा होगा आज जो स्थिति है कि स्वास्थ्य के 5 लाख तक जो है प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, तो 5 लाख उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। में आ जाती लोकतंत्र के हत्यारे हमको कहेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि एक राष्ट्रीय देश का गृहमंत्री नहीं बन गया होगा। वो हमने लोकतंत्र को पल्लवित किया, पोषित किया, तब एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है साहब। और एक सबसे पिछड़े समूह की आदिवासी समाज की महिला हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है, वो लोकतंत्र कांग्रेस के देश की। आपको माफीनामा लिखा है साहब के सामने। आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? सीबीआई के माध्यम से छापेमारी करना लोकतंत्र है, विपक्ष का दमन करना लोकतंत्र है, और केस की हत्या करना लोकतंत्र है। वैसा लोकतंत्र इस देश को नहीं चाहिए साहब, ये ध्यान रखिए। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो दोनों की बातें सामने एक ही करके बात कर लेते, समय भी कम है। अनिल जी, तौकीर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। तौकीर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मुक्त भारत होकर रहेगा। हम 11 की 11 लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये बता के जा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। पिछले बार के मुकाबले इस बार बीजेपी की क्या खास रणनीति होगी? बीजेपी क्या मोदी की गारंटी ही, सिर्फ मोदी की गारंटी के तहत ही आप लोग मैदान में उतर रहे हैं, या फिर राज्य सरकार की जो कोशिशें यहां पर की जा रही हैं, जिस तरह से भले यहां पर बीजेपी की सरकार आई है, नेतृत्व भी नया है, मुख्यमंत्री भी नए हैं, तो यहां पर जिस तरह से राज्य सरकार की जो उपलब्धि होगी उसके साथ भी आप लोग मैदान में जाएंगे, या फिर पूरी तरह से सिर्फ मोदी के भरोसे ही आप लोग? देखिए, लोकसभा जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और जो मोदी जी की गारंटी है जो दी गई है राज्य में, हम लोग ने दिया है, उसे पूरा करने के साथ राज्य में जो हमारी योजना और भी रहेंगी, इसके साथ हमने और भी योजना बनाने का हमारा प्लान है। तो हम जो प्लान बना रहे हैं वो आने वाले विकसित भारत के लिए तो बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा। जो राज्य जो है वो देश के टॉप राज्यों में कहलाएगा। तो ये ऐसा है कि इन्होंने आज वापस गिनवारू राज्य की श्रेणी में ला खड़ा किया। हमने किया था, हम 15 वर्ष से जो राज्य डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो राज्य हम लोग किया, उसमें हमने एक विकसित राज्य की श्रेणी में हमने खड़ा किया था। इन लोगों ने 5 वर्षों में घर पर डुबा दिया। आप देखिए, कहीं कोई विकास नहीं हुआ, ना सड़कें बनी, ना बिजली कनेक्शन बढ़े, ना नालियां बनी, ना आपने देखा। जो गरीबों की बात करें तो गरीबी हटाने के नारा इन्होंने इन 65 वर्षों 70 वर्षों में देते रहे, लेकिन कभी गरीबी नहीं चाहे, बल्कि गरीबी का भोजन भी खा गए, गरीबी का गरीबों का चावल, हिस्से का चावल खा गए। तो हर चीजें तो घोटाला करते हैं, राशन घोटाला कर दिया इन्होंने। आप देखिए, शराबबंदी की बात करने वाले शराब घोटाला कर दिया। तो आपने ना शराबबंदी करी 5 वर्षों में, ना शराब बंद किया। तो ऐसे कई सारी इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हमने जो वादा किया, इस जनता इस बात को समझती है। माननीय ठीक है, मुझे लगता है लेकिन बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि मोदी की जो गारंटी है उस पर पूरा फोकस रहेगा। जनता जरूर देखना चाहेगी कि मोदी की गारंटी किस तरह से आप लोग पूरा करें। ठीक है अनिल सिंह, ठीक है तौकीर रजा जी। अनिल सिंह चौहान जी, देखिए बीजेपी तो लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। तौकीर रजा बता रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया, जब हमारी सरकार थी राज्य में पहले, हम लोग ने उस वक्त क्या किया, और आपकी जो कमियां वो भी गिना रहे हैं। लेकिन अनिल सिंह चौहान जी, जो अब प्रदेश प्रभारी है, नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट है, क्या आप उनके आने से एक स्फूर्ति है कांग्रेस के अंदर, और आपको लग रहा है कि इस बार ज्यादा बेहतर कमाल कर पाएंगे सचिन पायलट के नेतृत्व में? और जैसे मैं फिर वही कह रहा हूं, क्योंकि लगातार यहां पर बीजेपी अपनी उपलब्धि गिना रही, बीजेपी के अंदर उत्साह है, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है, विधानसभा में उनकी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो जब सरकार अगर है, डबल इंजन की सरकार, उसका फायदा तो होता है, क्योंकि जनता के अंदर एक मैसेज जाता है कि विधानसभा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, इसका फायदा तो होता है। तो यहां पर कांग्रेस किस तरह से इन चीजों के साथ चलते हुए अपने आप को मजबूत स्थिति में करेगी? क्योंकि हर कोई यही समझ रहा था, क्योंकि आप लोग के नेता यही समझ रहे थे फिर से यहां पर आप लोग की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इतने सारे बीजेपी के पास प्लस पॉइंट होने के बावजूद यहां पर कांग्रेस किस स्थिति में, किस मजबूती के साथ, वो कौन कौन से वो गारंटी होगी जिनके साथ वो आगे बढ़ेगी और लोकसभा में कमाल करेगी? देखिए, पहले भागीरथी जी मैं आपको बता दूं, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों स्टेट हारे थे। और उसके बाद जब 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए
तो हम लोगों ने सरकार बनाई, यूपीए की सरकार बनी। तो ये कहना कि डबल इंजन की सरकार होने के कारण इनको फायदा मिल जाएगा, मैं समझता हूं न्याय संगत नहीं है। और जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक उन्माद और अहंकार में अंधे हो गए हैं, यहाँ वोटों के ध्रुवीकरण और दूसरा ईडी आईटी का खेल खेल के ये ठीक है, समय वोटों कम का है। चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पर आप लोग लड़ेंगे या फिर इंडिविजुअल लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी यहाँ पर? समय कम है। अनिल सिंह चौहान जी, इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे या फिर इंडिविजुअल लड़ेगी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए, जब आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया और कहा ठीक है, मेरे पास समय का अभाव, आपने इसका जवाब नहीं दिया। अगर आप चाहें तो 5 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। अनिल जी, इंडिया गठबंधन के तहत आप लोग चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? लोकतंत्र में यकीन की सोच घातक है देश के लिए, और इसी के कारण आज लोकतंत्र खतरे में। चलिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी बहस चल रही है, फिर मुझे लगता है शायद समय भी हमारा खत्म हो गया और ये एक अहम सवाल है, कभी इस पर हम आपसे जवाब लेंगे। लेकिन वाकई एक अहम सवाल है कि यहाँ पर कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, समय हमारा समाप्त हो गया, तौकीर रजा जी और अनिल सिंह चौहान जी। तो वाकई एक बड़ा एक अहम सवाल था, इसका जवाब हालांकि अनिल जी नहीं दे पाए कि कांग्रेस यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत जाएगी या फिर इंडिविजुअल लड़ेगी। हालांकि यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी का उस तरह से अस्तित्व नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस का अस्तित्व है, लेकिन कुछ कुछ पार्टियां यहाँ पर दम दिखाती रहती हैं, जैसे आप पार्टी या कुछ दूसरी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ती रहती है। तो ये भी देखना होगा कि कांग्रेस अकेले आती है या फिर इंडिया गठबंधन के तहत आती है। बीजेपी दावे कर रही है 11 की 11 सीटें जीतने को लेकर, कांग्रेस भी कमाल की बात करी। देखना होगा कि 24 का टारगेट तो सामने है, लेकिन कौन कितना सेट है, किसकी ज्यादा तैयारी है, ये जब चुनाव आएंगे उस वक्त समझ में आ जाएगा, रिजल्ट आएंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।